बच्चों, आज मैं आपको बौद्ध कालीन शिक्षा के बारे में बताऊंगी। वैदिक काल के उपरांत बौद्ध काल का उद्भव हुआ। बौद्ध काल के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? गौतम बुद्ध, जिनका जन्म राजसी परिवार में हुआ था, परंतु जब उन्होंने सांसारिक दुखों का अनुभव किया तो वे समस्त सुख सुविधाएं छोड़कर इन दुखों से छुटकारा पाने हेतु उपाय खोजने के लिए कहाँ चले गए? तपस्या करने चले गए। उन्होंने कर्मकांड प्रधान वैदिक धर्म के स्थान पर करुणा प्रधान बौद्ध धर्म की स्थापना की। कब की? 6ठी सदी से बौद्ध धर्म का प्रारंभ माना जाता है, जो 600 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक रहा। ब्राह्मण काल में शिक्षा जन शिक्षा नहीं बन सकी, इसलिए महात्मा बुद्ध ने जनसाधारण को जीवन का व्यवहारिक स्वरूप प्रदान किया और व्यवहारिक धर्म व व्यवहारिक शिक्षा सभी वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपलब्ध हो गई। डॉक्टर एफिके के अनुसार ये क्या कहते हैं कि बौद्ध शिक्षा 1500 वर्षों से अधिक प्रचलित रही और उसने ऐसी शिक्षा पद्धति का विकास किया जो ब्राह्मणी शिक्षा पद्धति की प्रतिद्वंदी थी। बौद्ध काल में न केवल भारत बल्कि तिब्बत, जावा, जापान के छात्रों द्वारा भारत में शिक्षा प्राप्त की जाने लगी। इससे भारत की क्या हुआ? अंतर्राष्ट्रीय स्थिति ऊंची उठ गई। बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली के विषय में चर्चा करने से पहले हम कह सकते हैं कि इस काल में बौद्ध शिक्षा प्रणाली के साथ साथ वैदिक शिक्षा प्रणाली के शिक्षा केंद्र भी निरंतर चलते रहे, यानी कि जो वैदिक शिक्षा थी और बौद्ध शिक्षा थी, ये दोनों बराबर चलते रहे। इस प्रकार इस काल में 2 शिक्षा प्रणाली समांतर रूप से चल रही थी। ये तो हो गया बौद्ध शिक्षा। अब आते हैं बौद्ध युगीन शिक्षा की विशेषताएं क्या होती हैं। बौद्ध काल में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा एक नई शिक्षा प्रणाली का विकास किया गया, जिसे बौद्ध शिक्षा प्रणाली कहते हैं। ये कई तरह की होती है। सबसे पहला शिक्षा प्रणाली होती है। बौद्ध काल में शिक्षा मठों व विहारों में प्रदान की जाती थी। प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक शिक्षा प्रदान की जाती थी। ये मठ और विहार नगरों में स्थापित होते थे। अनेक स्थान जैसे नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी आदि उच्च शिक्षा के केंद्र थे। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय उच्च शिक्षा का केंद्र था। शिक्षा के द्वार क्या था? समान रूप से सभी समुदाय के लोग शिक्षा ग्रहण करते थे। दूसरा क्या था कि बौद्ध कालीन शिक्षण संस्था मठ और विहार। बौद्ध मठ में विहार बड़े बड़े नगरों में खुले स्थानों बनाए गए थे। इन मठों और विहारों के भवन बहुत विशाल होते थे। उनमें क्या था कि भव कक्ष थे। गुरु और शिष्यों के लिए छात्रावास भी होता था, पुस्तकालय भी थे। इनमें प्राथमिक व उच्च दोनों प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था थी। तीसरा क्या होता है? प्रवज्जा या प्रवज्या संस्कार। इसमें क्या था कि प्रवेश के सभी छात्र जो थे प्रवज्जा संस्कार संपन्न किया जाता था। सभी जातियों के बालकों को मठों और विहारों में प्रवेश दिया जाता था। प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश की आयु कितनी थी? 6 वर्ष की होती थी। कहने का मतलब प्रवज्जा मीन्स जानते हो क्या होता है? बाहर जाना, अर्थात शिक्षा प्राप्त करने के लिए घर से बाहर जाना। मठ का सबसे बड़ा भिक्षु कौन होता था? सबसे बड़ा भिक्षु होता था मठ। तो इस संस्कार को यही संपन्न कराता था। कौन सा था? प्रवज्जा। विनय पिटक प्रवज्जा संस्कार का वर्णन किस तरह से किया गया? विनय पिटक में सर्वप्रथम बच्चियों का पहले सिर मुड़वा लेते थे और उसे पीले वस्त्र धारण कराए जाते थे। फिर उसे मठ के सबसे बड़े भिक्षु जो होते थे उनके सम्मुख उपस्थित किया जाता था। वह भिक्षु के चरणों में माथा टेकते थे, फिर पालथी लगाकर जमीन पर बैठते थे। इसके बाद भिक्षु उनसे निम्नलिखित 3 वाक्यों को ऊंचे स्वर में बोलने के लिए कहते थे। ये कौन कौन से वाक्य थे बच्चों? कहते थे बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्म शरणं गच्छामि,
संग शरणं गच्छामि। इन तीनों वाक्यों को शरणत्रयी कहा जाता था। इसके बाद क्या होता था? गुरु शिष्य को आचरण संबंधी 10 आदेशों का उपदेश देता था। इससे 10 शिक्षा पदानी कहते थे। क्या कहते थे? 10 शिक्षा पदानी कहते थे। ये उद्देश्य कौन कौन थे? से 10 जीव हिंसा त्याग कर अहिंसा का पालन करना होता था, सत्य बोलना, चोरी न करना, निरर्थक वस्तुओं का संग्रह न करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, विलासिता का त्याग करना, नृत्य एवं संगीत से दूर रहना, सुगंधित और श्रृंगार की वस्तुओं का त्याग करना, असमय भोजन न करना और किसी भी प्रकार का कीमती सामान जैसे सोना, चांदी आदि दान में न लेना। बच्चा इनको पालन करने का व्रत लेता था और इसके बाद उसे मठ अथवा विहार में प्रवेश दिया जाता था। और तब बच्चे को क्या कहते थे? उसको श्रमण और सामनेर कहा जाता था। ये तो हो गई बच्चों प्रवज्जा और विनय पिटक के अंतर्गत क्या क्या आते थे। तीसरी विशेषता क्या थी? परीक्षाएं एवं उपाधियां होती थीं। बौद्ध काल में वर्तमान समय की तरह परीक्षाएं आयोजित नहीं होती थीं। प्राथमिक स्तर पर शिक्षक के संतुष्ट होने पर छात्र को सफल घोषित कर दिया जाता था। इस स्तर पर कोई भी उपाधि नहीं दी जाती थी। उच्च स्तर पर भिक्षुओं का एक समूह छात्रों की मौखिक परीक्षा लेता था और जो बच्चे उसमें सफल होते थे उन्हें क्या देते थे? प्रमाण पत्र दे देते थे। मौखिक परीक्षा ली जाती थी। फिर आता है उपसंपदा संस्कार, भिक्षु शिक्षा में प्रवेश। यानी कि बौद्ध काल में उच्च शिक्षा की समाप्ति के बाद कुछ छात्र क्या करते थे? श्रमण अथवा सामनेर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते थे और कुछ छात्र जो अध्ययन अध्यापन का कार्य करना चाहते थे वे भिक्षु शिक्षा में प्रवेश लेते थे। भिक्षु शिक्षा में प्रवेश से पहले उनकी दोबारा परीक्षा होती थी। तो उपसंपदा संस्कार के समय 10 भिक्षुओं की उपस्थिति आवश्यक होती थी। सबसे पहले श्रमण भिक्षु का वेश धारण करता था, फिर उसे 10 भिक्षुओं के समक्ष उपस्थित किया जाता था। उन्हें प्रणाम करने के बाद वह हाथ जोड़कर बैठ जाता था। फिर श्रमण से प्रश्न पूछे जाते थे। तब वह इन भिक्षुओं का बहुमत प्राप्त कर अपने समस्त भावी जीवन के लिए उपसंपदा ग्रहण करता था। इसके बाद श्रमण को संघ पूर्ण रूपेण सदस्य घोषित कर दिया जाता था। ये तो हो गया उपसंपदा संस्कार। अध्ययन काल क्या होता था बच्चों? बौद्ध काल में कुल मिलाकर 20 वर्ष का अध्ययन काल होता था। कितने समय का? 20 वर्ष का, जिसमें 8 वर्ष प्रवज्जा तथा 12 वर्ष उपसंपदा का समय होता था। तो दोनों को मिला के कितने हो जाता था? 20। पाठ्यक्रम, बौद्ध काल के पाठ्यक्रम में क्या क्या विषय थे? संस्कृत जैसे व्याकरण, दर्शन, ज्योतिष, गणित, न्याय आदि मुख्य विषय होते थे। विभिन्न प्रकार के धर्म जैसे हिंदू धर्म, जैन धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म की भी शिक्षा दी जाती थी। इसके अतिरिक्त कौन कौन से और भी विषय देते थे? सैनिक शिक्षा, धनुर्विद्या, कला कौशल आदि की भी शिक्षा का प्रबंध था। लोक भाषाओं को प्रोत्साहन भी दिया जाता था। जैसे बौद्ध काल में महात्मा गौतम बुद्ध ने शिक्षा प्रदान करने के लिए लोक भाषाओं को भी प्रोत्साहित करने के लिए कहा और देश की लोक भाषाओं के प्रयोग पर बल दिया और बौद्ध शिक्षण संस्थाओं में संस्कृत की जगह लोक भाषाओं ने शिक्षा के माध्यम का स्थान प्राप्त किया। शिक्षा का माध्यम क्या होता था बच्चों? बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली में लोक भाषा पाली के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती थी। कौन सी भाषा थी? पाली। सार्वजनिक प्रारंभिक शिक्षा, बौद्ध काल में शिक्षा को जन शिक्षा का रूप देने के लिए सार्वजनिक प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। सभी वर्णों के बालकों को यह शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा का प्रजातांत्रिक आधार, महात्मा गौतम बुद्ध के बौद्धों ने शिक्षा को जनतंत्री आधार प्रदान किया। बौद्ध शिक्षा केंद्र विभिन्न वर्गों के, विभिन्न जातियों के, विभिन्न प्रांतों के सभी बालकों के साथ बिना किसी भेदभाव के पारिवारिक संपर्क स्थापित करते थे और उन्हें क्या करते थे? ज्ञान प्रदान करते थे। बच्चों, ये मैंने आपको विशेषताएं बताई।
ठीक है।